गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 5th ऑफ अगस्त और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग जो 7 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से बार ब्रीफली देख लेते हैं। कोई बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। थल्लीसोरा टेम्पल के बारे में बात करेंगे, इसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से करने वाले हैं। उसके अलावा गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की अभी मीटिंग होने वाली है 13th ऑफ अगस्त को, क्योंकि वहाँ पे एक नया डैम बनाया जाने वाला है तेलंगाना में इरिगेशन पर्पज़ के लिए। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग बात कर सकते हैं। उसके अलावा हेट्रोक्रोमिक लेपर्ड क्या होता है, हम लोगों ने कल भी ब्लैक पैंथर या लेपर्ड के बारे में बात किया था, जिसमें पिगमेंटेशन वगैरह के बारे में आपको बताया था। आज फिर से हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेपर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग है बड़ा, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से करेंगे। उसके अलावा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या है, कैसे काम करती है। गवर्नमेंट स्कीम होती है छोटी छोटी, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, उस बारे में बात करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी से एक और टॉपिक करने वाले हैं, 4 रिंग्ड बटरफ्लाई, जिसको अभी स्पोर्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में मोर देन आफ्टर 60 ईयर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। उसके अलावा हमार पीपल, तो इस कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि मणिपुर से आती है। इसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी नहीं सुना था, तो इसके बारे में बात करेंगे। वैम्पायर स्टार्स क्या होता है, तो साइंस वाले सेक्शन से इसको हम लोग करने वाले हैं। वैम्पायर स्टार्स 2024 के प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ होती है, लेकिन एग्जाम में 2 नंबर आता है यहाँ से। तो अगर आप साइंस वाले टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मत करें, क्योंकि बहुत डीप साइंस में जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सरफेस लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी अगर आप साइंस वाले टॉपिक पढ़ लेते हो ना, एग्जाम में 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं। वो कई बार क्या होता है, ऑलरेडी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में सब्जेक्ट को लेकर एक बायसनेस क्रिएट हो जाती है कि ये तो आसान है, ये डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत लेंदी होता है। वो सब मन से निकाल दें, बिल्कुल फ्रेश माइंड से स्क्रैच से करके चलें। स्पेशली इकोनॉमी और उससे भी ज़्यादा साइंस वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से जो करंट अफेयर आता है बहुत आसान आता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वहां से आपका नंबर फ्री में मिलते हैं। चलिए, थल्ली स्वराज टेम्पल के बारे में बात कर सकते हैं। ये टेम्पल तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। अब देखिए जरा न्यूज़ में क्यों है, थोड़ा पिक्चर आपको मैं दिखा देता हूँ करके। ये टेम्पल ना बड़ा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इस टेम्पल में कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब पत्थर के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। ठीक है, अभी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, या फिर बेटर तरीके से इनको पढ़ने के लिए, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इनके सैंपल्स चाहिए। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि बुक तो है नहीं है ये कि इसको लेके कहीं आप और चले गए, लेबोरेटरी में चले गए। ये तो एक स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन होता है। तो ऐसी इंस्क्रिप्शन जिनको आप मूव नहीं करवा सकते, उनको स्टडी करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं एस्टेम्पेज मेथड। ये एक फ्रेंच टेक्निक के में वहाँ पे उसको बेसिकली डिस्कवर किया गया था। इसमें सिंपली होता कुछ नहीं है, जैसे आपका पत्थर होता है, उस पत्थर को पहले हम लोग गीला करते हैं। ठीक है, किसी ब्रश वगैरह के साथ, पानी के साथ। उसको गीला करने के बाद उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, वो उसके ऊपर चिपका देते हैं। उस कपड़े के ऊपर फिर एक ब्लू कलर का एक कलर करते हैं और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख के तैयार होता है तो उस कपड़े के ऊपर वो सारी इंस्क्रिप्शन है बिल्कुल एज इट इज फिक्स हो जाती है। बाद में उसको कहीं और लेके जाके हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक एस्टेम्पेज मेथड होता है बेसिकली। एग्जैक्ट इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो टेम्पल है, ठीक है, जिसके थल्लीसोरा टेम्पल हम लोग कह रहे हैं, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पे 8 इंस्क्रिप्शंस पाई जाती है जो कि काफी पुरानी है। इनमें से जो एक इंस्क्रिप्शन है वो 9th सेंचुरी की है। ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ये वतेजुतु स्क्रिप्ट है। ये तमिल स्क्रिप्ट नहीं है। जो पुरानी तमिल हुआ करती थी और जो ब्राह्मी लैंग्वेज हुआ करती थी, उसको मिला के ये एक जो है स्क्रिप्ट बनी हुई थी। मतलब ये एक आप कह सकते हो एंशिएंट तमिल काइंड ऑफ स्क्रिप्ट है। आजकल इसको यूज नहीं किया जाता, उस समय यूज किया जाता था। उसमें लिखी हुई है। बाकी जो 7 इंस्क्रिप्शंस हैं वो तमिल में लिखी हुई है, जो कि 12th सेंचुरी से बिलोंग करता है। अब इनके ऊपर लिखा क्या हुआ है, कुछ आइडिया है हमें क्या लिखा हुआ है? कि जब ये टेम्पल बना होगा, चेरा रूलर्स जो वहां पे हुआ करते थे, उस कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होगा। विष्णु या शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, थोड़ा विष्णु का भी है इसमें, ज़्यादातर शिवा का है। उनके बारे में कुछ लिखा होगा, तो उसकी अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली कुछ जो एपिग्राफिस्ट उनको ही बोलते हैं बेसिकली, जो इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ से उन्होंने विजिट किया है, अभी वो उसको जाके पढ़ाई करेंगे। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और एक दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है,
द टीम ऑल्सो रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन फ्रॉम टू हीरो स्टोन्स। ये उस टेम्पल के अंदर नहीं है, उस टेम्पल से थोड़ा दूर है, ठीक है। एक है आपका अय्यनार स्कल्पचर और एक है नंदी। नंदी तो आप समझ ही गए होंगे, जो शिव होते हैं, भगवान शिव होते हैं, उनके सवारी होती है नंदी। तो जहां पे भी आपको भगवान शिव की मूर्ति देखने को मिलेगी, उनके साथ ही आपको नंदी भी देखने को मिलेगा। और नंदी महाराज हमेशा भगवान शिव के तरफ मुंह करते हैं, राइट। तो इस टेम्पल से थोड़ा दूर, 2-3 किलोमीटर दूर जाके कुछ और इंस्क्रिप्शन भी आपको मिली हैं। अभी इनको भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा। तो बेसिकली एक पुराना आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी एक हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए ये प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है बस। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, अभी देखिए जरा, तेलंगाना या आंध्रा की हम लोग बात करें, खासकर तेलंगाना की बात करें। तेलंगाना एक सेमी एरिड स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वेस्टर्न घाट के रेन शेडो जोन में पड़ता है। तो इसीलिए वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, इरिगेशन पर्पज़ वगैरह के लिए। लेकिन जब भी हम लोग ये डैम बनाते हैं ना, उसको सिर्फ एक पर्पज़ के लिए नहीं बनाते हैं, वो एक मल्टीपर्पज़ डैम होता है बेसिकली। जैसे हम बोलते हैं ना, एक तीर से दो शिकार, तो यहाँ पे एक तीर से कई सारे शिकार किए जाते हैं, दो से भी ज़्यादा किए जाते हैं। तो जैसे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, वो तो ऑब्वियसली है ही, पावर जनरेशन के लिए, फ्लड मैनेजमेंट के लिए, तो कई फैक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी तेलंगाना का एक प्रपोजल है, उनका ये प्रपोजल है, भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, गोदावरी रिवर के ऊपर एक डैम बनाएंगे, ठीक है। उस डैम का नाम होने वाला है सीताराम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। वो पूरी स्कीम है बेसिकली, इसके अंदर एक डैम होगा, कुछ छोटी छोटी कनाल्स होंगी, वो सब कुछ बनाया जाएगा। तो सीताराम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, इसके अंदर जो डैम बनेगा, सीतारमन सागर उसको हम लोग बोलेंगे। ये प्रपोजल कई साल पहले आया था। 13,000 करोड़ से ज़्यादा जो है इसके ऊपर खर्चा होने वाला है, जिसके ऊपर कुछ खर्चा किया भी जा चुका है ऑलरेडी। तो इसको लेके आंध्र प्रदेश को कुछ ऑब्जेक्शंस थे। आंध्र प्रदेश का ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से, इस पूरे डैम की वजह से आंध्र प्रदेश में पानी की कमी हो जाएगी एंड ऑल दैट, वो सब यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। उस इशू को थोड़ा सा सोल्व आउट करने के लिए अभी बेसिकली गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। बेसिकली 13 अगस्त को होगी ये मीटिंग। अब इसके अंदर कुछ बातचीत की जाएगी और आई लेट्स होप कि इसका सॉल्यूशन जो है वो हम लोग तरीके से इसको निकाल लें। तो ये जो गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, 2014 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस बॉडी का मतलब ये होता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर किसी का कोई खास प्रेशर होता नहीं है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के सेक्शन 85 के अंदर इसको बनाया गया है। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट स्टेट बनाया गया था, उसके अंडर में जो है इसका प्रोविजन था, तो उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें बस आपने याद रखनी है। गोदावरी रिवर पे बनेगा, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई के लिए ये सब किया जाएगा। ये जो बोर्ड हम लोगों ने बनाया है, इसमें आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी दोनों तरफ से एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, ठीक है, कुछ लोग वाले सेक्शन पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सेंटर स्टेट रिलेशन का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो वो सब मिला के डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीतारमन या जो सीताराम जो प्रोजेक्ट है, वो कौन से स्टेट में है, तेलंगाना में, कौन सी रिवर पे है, गोदावरी पे। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए 2-3 पॉइंट ही आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। चलिए, हेट्रोक्रोमिक लेपर्ड। तो ये हेट्रोक्रोमिक लेपर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा दिखेगा नहीं शायद आपको, लेकिन ये बड़ा एक यूनिक सा लेपर्ड, कोई भी एनिमल हो सकता है वैसे। ये इवन ये प्रॉपर्टी इंसानों में भी हो सकती है कि मतलब जब किसी की आंखों का कलर डिफरेंट होता है, एक आंख आपकी ग्रीन हो सकती है, दूसरी ब्राउन हो सकती है, एक ब्राउन हो सकती है, दूसरी ब्लैक हो सकती है। ये प्रॉपर्टी को हम लोग हेट्रोक्रोमिक लेप बोलते हैं। तो अभी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, कर्नाटका में, एक लेपर्ड को की पिक्चर क्लिक की गई और जिसकी एक आंख जो है वो थोड़ी सी ब्लूइश ग्रीन कलर की थी और दूसरी वो डीप ब्राउन कलर की थी। तो इसी के लिए थोड़ा सा न्यूज़ में रहा। बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में जब ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये किसी के अंदर भी हो सकती है। ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर जो जेनेटिक कंडीशन की वजह से होती है, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह हो सकता है, तो उसकी वजह से होती है। तो दिस इज़ अ रेयर इन द वाइल्ड लेपर्ड्स। वाइल्ड लेपर्ड में बहुत रेयर होता है ये। रेयर का मतलब ये नहीं भी कभी मिलता नहीं है, मिल सकता है। और देखिए, हो सकता है कुछ लेपर्ड हमारे आसपास भी ऐसे घूम रहे हो, लेकिन जिनकी पिक्चर हम लोगों ने क्लिक ना किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स में, डॉग्स में, कैट्स वगैरह में काफ़ी मिलता है ये प्रॉपर्टी।
और कभी कभी ह्यूमंस में भी मिल सकते हैं बहुत ओकेजनली, और लेपर्ड के अंदर भी काफ़ी ओकेजनली होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रखना है। और जब इस तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं लेपर्ड में, जैसे कहीं पे आपको ब्लैक लेपर्ड मिल गया, कहीं पे आपको इस तरह के लेपर्ड्स मिल गए, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सिक्योर है। तो इससे डाइवर्सिटी का पता चलता है। जब आपको एक ही स्पीसीज के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, मतलब वो जेनेटिकली काफ़ी डाइवर्स है, तो ये अच्छी न्यूज़ होती है, बेसिकली खराब न्यूज़ नहीं होती है। तो ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1974 के अंदर इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया गया, तब इसको हम लोगों ने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो आपको काबिनी रिवर मिलेगी, साउथ में जाओगे तो एक मोयार रिवर है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व के मिडल में से भी एक रिवर पास हो रही है जिसका नाम है नुगु रिवर। ये थोड़ा थोड़ा अपने याद रखना है, प्रीलिम्स में इस तरह की चीज़ आपसे पूछ लेता है। बाकी यहाँ पे आपको ठीक ठाक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिफरेंट फ्लोरा डिफरेंट फाउना सब देखने को मिलता है। यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है हिमावद गोपाला स्वामी बेटा, ये नाम है उसका बेसिकली पॉइंट का। यहाँ पे आपको गौर, डियर स्पीसीज, वाइल्ड बोर, एलिफेंट्स सब देखने को मिलता है। तो काफ़ी फेमस है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगर आप जाना चाहें कभी तो आपको कम से कम 20-25 दिन पहले, महीना भर पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि टूरिस्ट और जो वाइल्ड लाइफ लवर्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो आप जाएं, विजिट करें, देखें बढ़िया से। और हो सकता है जब विजिट करने जाओ तो आपको ये लेपर्ड भी वहाँ पे मिल जाए जिनकी आंखों का कलर डिफरेंट होता है। खैर आगे बढ़ें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है बेसिकली ये, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बस उस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया था। 2 साल के लिए किया था, 2025 तक किया था, और अभी गवर्नमेंट शायद इसको आगे एक्सटेंड नहीं करेगा। हो गया, सरकार ने बोला भाई हमारा हो गया। तो ये सेविंग स्कीम्स बेसिकली सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, तो जैसे जो महिलाएं होती हैं, वीमेन होती हैं, किसी भी एज की हो सकती हैं, वो महिलाएं यहाँ पे छोटा छोटा अमाउंट सेव करती हैं। आप इस सर्टिफिकेट को किसी बैंक से ले सकते हो, किसी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो, ठीक है। विजिट करिए, उनको बोलिए कि सब मुझे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट चाहिए और मैं हर महीने 1,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। 1,000, 2,000, 3,000, 2 लाख तक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके पास जो छोटा सा सेविंग अमाउंट था, देखिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। आप चाहे तो उसको अपने सेविंग अकाउंट में करवा लीजिए बैंक में, लेकिन आपको पता है बैंक आपको 0 के बराबर इंटरेस्ट रेट देता है, तो बैंक में पैसा रखा हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप उसका एफडी करवा सकते हो अगर आपके पास मोटा पैसा है तो, है ना, आप फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए। लेकिन आपको तो हर महीने उसको अपडेट करना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करना है, तो फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप किसी ऐसी स्कीम के अंदर अपने पैसे को लगाएं, थोड़ा अमाउंट को, जहां से आपका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा मिले और जो सेफ भी हो। तो ये सर्टिफिकेट ऐसा ही है बेसिकली। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली वो है 7.5%, जो काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब काफ़ी है 7.5% इंटरेस्ट रेट। और ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली डिसाइड होता है, साल भर में नहीं होता है। मतलब आप ये मान के चले जैसे आपने 100 रुपये जमा करवाए, ठीक है, तो क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद क्या होगा, आपको इसमें 7.5 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है ना 7.5%। तो ये 3 महीने के बाद 107 रुपये हो जाएंगे, 107 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। अब 107 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो कि अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो हर क्वार्टरली ये ऐड होता चला जाएगा आपके पैसे में, तो आप बेसिकली आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। अच्छी स्कीम है। 2 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद आप इसमें पैसे को कैश आउट करवा सकते हो। वीमेन जो है वो इसको करवा सकती हैं, ठीक है, किसी भी एज की करवा सकती हैं। अगर आप माइनर हो, 18 साल से कम हो, तो आपके पेरेंट्स जो है वो इसको करवा सकते हैं। 2 साल का लिमिट होता है। लेकिन बीच में बाई चांस मान लो आपको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, ठीक है, कोई घर में फंक्शन हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप 40% पैसा विड्रॉ भी करवा सकते हो, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें रहती है। इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा खासा है, क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट इसमें दिया जाता है। इंडियन सिटीजनशिप अगर आप हो, वीमेन हो, गर्ल चाइल्ड हो, आप इसको करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एज की वीमेन इसको करवा सकते हैं 2 साल के लिए। अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है भाई हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तो वैसे 1 साल बचा हुआ है, लेकिन कर भी सकती है सरकार। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई इसको रिन्यू नहीं करेंगे, सरकार को काफ़ी नुकसान इसमें हो जाता है, ठीक है।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आर्टिकल आपको करना था, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। दो दो चार चार छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। वीमेन करा सकती हैं किसी भी एज की, क्वार्टरली इसमें इंटरेस्ट रेट होता है, 7.5 इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप इसको बैंक से जाके ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस से जाके ले सकते हो। 2 साल के लिए हुआ था। इंडियन सिटीजन अगर आप हो तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इतनी इन्फॉर्मेशन 5-6 पॉइंट भी याद कर लोगे, प्रीलिम्स में आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 रिंग्ड बटरफ्लाई पिक्चर आपको साइड में दिखा देता हूँ कि देखिए जरा, इसके अगर आप देखोगे ना तो 1 2 3 4 तो रिंग जैसे नजर आते हैं, है ना। बीच में ब्लैक होता है, साइड में येलो रिंग होती हैं। इसको अभी एक्चुअली 4-5 साल पहले क्या हुआ, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। 2018 में अरुणाचल प्रदेश के अंदर, देखिए अरुणाचल प्रदेश में ना बहुत बटरफ्लाईज पाई जाती हैं। इंडिया में 1327 स्पीसीज बटरफ्लाईज की पाई जाती हैं, जिनमें से मोर देन 600 स्पीसीज आपको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। तो 2018 के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो बटरफ्लाई जो डाइवर्सिटी थी उसको कैलकुलेट करने की बात हुई। उस दौरान एक पिक्चर क्लिक की गई इस बटरफ्लाई की, जिसका नाम है 4 रिंग्ड बटरफ्लाई, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। हालांकि इसको 5-6 साल पहले डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में अभी रिसेंटली आया है। ये जो बटरफ्लाई है वो एक फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। निम्फालिड उस फैमिली का नाम है। और इस फैमिली में 6000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं बटरफ्लाईज की, जिनमें से ये एक है जो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिली है, जिसका नाम है यिपिथा, ठीक है। जो कि इसका जो लोकल नाम है वो है 4 रिंग्ड बटरफ्लाई। जिस जीनस से ये बिलोंग करती है वो है यिपिथा, और जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो है निम्फेडाइल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। फैमिली बड़ी होती है, उसके बाद आपका जीनस आता है, जीनस के बाद फिर आपका स्पीसी आता है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है। तो इंडिया में ऑलरेडी ये काफ़ी स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन जो 4 रिंग्ड जो बटरफ्लाई है ये इंडिया में नहीं पाई जाती थी। लास्ट टाइम 1957 में इसको डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से इसको नहीं देखा गया। 61 ईयर्स के बाद में 2018 में इसको दोबारा से डिस्कवर किया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं इस फैमिली से, इंडिया के अंदर भी मिल गया है, तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ से मिला है? नामदफा नेशनल पार्क, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है, नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ पे एक नामदफा स्क्विरल पाई जाती है, जिसे फ्लाइंग स्क्विरल कहा जाता है। यूपीएससी में 2 बार वहाँ से बैक टू बैक सवाल आ चुके हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये थोड़ा देखना है नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में बिलोंग करता है, म्यांमार की बाउंड्री के पास है। 1985 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। और यहाँ पे एक रिवर है बेसिकली नामदफा, ठीक है। उस रिवर के नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। और ये रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से? दैफाबू से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद एक और रिवर है, नोवा दिहिंग रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। देखिए इतना छोटी छोटी डिटेल में ना भी जाए तो चलेगा, तो इसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के क्लाइमेट, उसकी वेजिटेशन को लेके भी सवाल एग्जाम में 2016 में आ चुका है। तो यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा? सब ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेट में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो इसको आपको ठंडा वेजिटेशन से लेके गर्म वेजिटेशन दोनों ही आपको देखने को मिलती हैं। लश ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। 400 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं, और बाकी वाइल्ड लाइफ तो है यहाँ पे डेफिनेटली है ही। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा इसको याद रखना है। चलिए एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाता हूँ आपको, वैम्पायर स्टार्स, ठीक है। थोड़ा पिक्चर देख सकते हो तो ये देख लीजिए जरा। तो ये वैम्पायर स्टार क्या है? थोड़ा नाम भी इसका अजीब सा है। वैम्पायर क्या होते हैं भाई? वैम्पायर खून पीते हैं दूसरों का, वही तो वैम्पायर होते हैं। तो वैम्पायर खून पी के दूसरे पर्सन से न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो उनके लिए फूड का काम करता है, और वो उस तरह से सर्वाइव करते हैं वैम्पायर्स। ये वैम्पायर स्टार भी ऐसा ही है। वैम्पायर स्टार बेसिकली 2 स्टार का एक सिस्टम होता है, इसे बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक स्टार जो होता है वो बड़ा स्टार होता है, एक स्टार जो है वो दूसरा वैम्पायर स्टार होता है। तो ये जो वैम्पायर स्टार है ये दूसरे स्टार के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है एक तरह से, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं,
बट उसके आसपास मूव करता रहता है। और धीरे धीरे ये जो बड़ा स्टार होता है इसे कंपेनियन स्टार कहते हैं। कंपेनियन तो वैसे दोनों ही हैं ये। और उस स्टार से धीरे धीरे ये मटेरियल अपनी तरफ खींचता रहता है ग्रेविटी की वजह से। लाइक अ वैम्पायर, जैसे वैम्पायर खून चूसता है ऐसे ही इसके मटेरियल को चूसता रहता है, धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है और सरवाइव करता रहता है धीरे 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 धीरे। तो इसमें कंपेनियन स्टार होता है। ये बाइनरी स्टार सिस्टम है, तो जिसमें 2 स्टार सिस्टम होता है। तो अभी हुआ ये कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक वैम्पायर स्टार डिस्कवर किया है इन अ स्टार क्लस्टर M67। क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, जो स्टार्स का ग्रुप होता है, कॉन्स्टलेशन वगैरह भी उसी के अंदर बनते हैं, ठीक है, जैसे कैंसर, ज़ोडिएक जो हमारे होते हैं, ठीक है। वहां पे जो क्लस्टर था M67, उसके अंदर में एक वैम्पायर स्टार को डिस्कवर किया है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। इस वैम्पायर स्टार का नाम क्या है जो एग्जाम में आपसे पूछेगा? WOCS 9005। कौन से क्लस्टर में है? M67 क्लस्टर में है। क्लस्टर मैंने आपको बता दिया है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है बेसिकली, ठीक है। क्लस्टर जो कॉन्स्टलेशन वगैरह बनाते हैं, इतना आपने इसमें याद रखना है। तो वैम्पायर स्टार का साइंटिफिकली नोन एज ब्लू स्ट्रैगलर स्टार, इसका साइंटिफिक नाम है वैम्पायर स्टार का, ठीक है। तो वैम्पायर स्टार भी पूछ सकता है बेसिकली आपसे। तो ये जो दूसरा मटेरियल होता है कंपेनियन स्टार का, उससे मटेरियल लेता रहता है, अपने आप को रिज्यूनेट करता रहता है और चलता रहता है भाई हमेशा के लिए। तो वो हम लोगों ने इसको डिस्कवर किया है। कैसे डिस्कवर किया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ हैवी एलिमेंट्स पाए गए, जैसे बेरियम, येट्रियम, लिंथेनियम, जो कि टिपिकल स्टार्स में नहीं पाए जाते हैं। ये जो मटेरियल है ना, बेरियम वगैरह, ये एक आपको व्हाइट डॉर्फ में मिलेंगे। व्हाइट डॉर्फ एक वो स्टार होता है जो कि लगभग खत्म हो चुका होता है, एंड स्टेज होती है किसी स्टार की। 2024 में बेसिकली यहाँ से यूपीएससी में सवाल भी आया है वाइट ड्वार्फ से, अगर आपने पढ़ा हो, देखा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। तो ये जो वाइट ड्वार्फ होता है, इसके अंदर ये मटेरियल्स पाए जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो हमारा एक्टिव स्टार होता है उसके अंदर ये सब नहीं पाया जाता है। तो भाई फिर इसके अंदर ये कहाँ से आया? ये आया है कंपेनियन स्टार से। तो वाइट ड्वार्फ से मटेरियल को ये वैम्पायर स्टार धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटी की वजह से, और अपने आप को रिजुविनेट कर रहा है, लगातार एनर्जी दे रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग है, बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि इस तरह के बाइनरी स्टार सिस्टम हमारे यूनिवर्स में काफ़ी कम अब तक देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इंडियन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। हमारा जो एस्ट्रोसैट है, जो कि एस्ट्रोनॉमी में इंडिया का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, इसने इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कवर किया। तो ये एक बेसिकली इंडियन जो एस्ट्रोफिजिक्स पूरी कम्युनिटी है उसको लेके भी एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे काम उन्होंने किया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 4-5 चीज़ें आपने याद रखनी है। इसका नाम आपने याद रखना है, कंपेनियन स्टार जो व्हाइट ड्वार्फ है वो आपने याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको डिस्कवर किया है, वो थोड़ा सा आपने याद रखना है। अगर आप याद रख सकते हो तो ये मटेरियल भी याद रख लेना, बेरियम, वेट्रियम और लिंथियम। इतना भी याद रखोगे ना, 2 नंबर आपके फ्री में है प्रीलिम्स में, कहीं जाएगा नहीं। चलिए, छोटा सा टॉपिक है हमार पीपल। तो जिस तरह से चीज़ें खराब हुई पिछले साल मणिपुर में, अभी भी ठीक तो नहीं हुई हैं, खैर खराबी चल रही हैं। तो इतने लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे, इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए मणिपुर के अंदर। तो फाइनली अभी मणिपुर में कुछ कम्युनिटीज़ ने ये सोचा है कि भाई देखो, लड़ाई झगड़ा करके किसी का कोई बेनिफिट तो है नहीं, शांति रहेगी, पीस रहेगा, तभी कुछ बात बनेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी वहाँ पे मेती कम्युनिटी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स और हमार ट्राइब से कुछ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उन्होंने मीटिंग किया है जिरीबम में, ताकि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। देखिए, मैती कम्युनिटी के बारे में तुम पहले काफ़ी बात कर चुके हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा हमार ट्राइब के बारे में। तो ये जो हमार ट्राइब है, हमार का मतलब होता है नॉर्थ। तो इसका जो अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो एक्चुअली वो चाइना से आए थे, ठीक है। तो इनके जो रूट्स हैं बेसिकली वो चाइनीज़ रूट्स हैं। हमारे जो ट्राइब के लोग हैं वो आपको मणिपुर, मिजोरम, आसाम और मेघालय में देखने को मिलेंगे। 1 लाख के लगभग फिलहाल इनकी पॉपुलेशन है। मोस्टली क्रिश्चियनिटी को जो है फॉलो करते हैं और हमार लैंग्वेज बोलते हैं।
तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जिनमें से एक ट्राइब है हमार। तो एग्जाम में आपसे ऐसा ही पूछेगा वो, ठीक है। इसका ओरिजिन पूछ सकता है, चाइनीज़ ओरिजिन है। ये पूछ सकता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। हमार लैंग्वेज आपको पूछ सकता है। छोटी छोटी चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्राइब्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपसे यहाँ से सवाल आ जाता है। तो बस आज की सभा यहीं पे करते हैं समाप्त। छोटे छोटे टॉपिक थे। वीडियो को लाइक किया करो अगर आप देखते हो। हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करके जाता हूँ यहाँ पे। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए थोड़ा एक अनाउंसमेंट है। अगर आप 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, ठीक है, क्योंकि देखिए पढ़ तो हम सब लेते हैं ना, कंटेंट सबके पास है, मार्केट से मिल जाता है कंटेंट, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, उस कंटेंट को कैसे यूज़ करें हमारे लाइफस्टाइल के साथ, हमारी वीकनेस स्ट्रेंथ के साथ, तो सबको एक मेंटोर, एक गाइड चाहिए होता है। तो उस 1-to-1 मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए हमारा प्रोग्राम है एलिवेट, जिसमें मेंटरशिप तो मिलेगा ही आपको, स्टडी प्लान प्रॉपरली दिया जाएगा, सब कुछ। उसके अलावा करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। मेन्स आंसर राइटिंग जो है वो आपको इम्प्रूव करवाई जाती है इसमें। टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको साथ के साथ दी जाती है। और अगर आप इन डेप्थ करंट अफेयर एनालिसिस चाहते हो तो फिर सैटरडे वाला प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। सैटरडे को मैं ही क्लास लेता हूँ, 3-3.5 घंटे की क्लास होती है। तो पूरे वीक का करंट अफेयर आपको कवर करवाया जाता है, जिसमें से 3 से 4 टॉपिक आपके मेन्स ओरिएंटेड रहते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस रहती है, बाकी टॉपिक आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहते हैं। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।